गए शब्द। दोस्तों, अब क्या वो सच में आई विल सर्वाइव? क्या मतलब था इसका? ये असल में कौन थी और इसके क्या राज हैं? अनगिनत डाउट्स, उसकी बेपरवाही से बोले गए शब्द, इन सब से संजय का दिल भर आया। अनन्या, तुम डरो मत, दीदी यही है। अचानक करवट लेते हुए अर्पिता नींद में फिर से बड़बड़ाने लगी। उसकी कसी हुई आईब्रो को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अनन्या को लेकर कितनी परेशान थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे अनन्या की बहुत ज्यादा फिक्र है। संजय अर्पिता की ओर देखने लगा। जैसे ही उसने अनन्या की ओर देखा, जो अर्पिता के बगल में काफी आराम से सो रही थी, उसकी आंखें भर आई। अर्पिता को नींद में भी अनन्या की फिक्र करते हुए देखकर संजय के शक उसके लिए कुछ कम हुए। लेकिन संजय काफी सेंसिटिव था। अर्पिता की पहचान को छोड़कर अनन्या के लिए उसकी फिक्र और प्यार दोनों ही सच थे। बाहर सुबह होने को आई थी। रात भर ना सोने की वजह से संजय के चेहरे पर थकावट नजर आ रही थी। वो रूम में टहलते हुए खिड़की पर लगे पर्दों को बंद करने लगा। वो जब पलटा तो उसने देखा कि अनन्या उसकी नजरों से छुपकर अर्पिता को गले लगाते हुए सो चुकी है। अनन्या को इस तरह सोता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी गाय का बछड़ा अपनी माँ को गले लगा के सुकून से सोया है। गहरी नींद में होते हुए भी अर्पिता ने अनन्या को कसकर गले लगाया हुआ था। इन दोनों में भले ही कोई सगा रिश्ता नहीं था, लेकिन इन दोनों को देखकर अलग ही सुकून मिलता था। अब जो सब था बस यही था, शांत और खूबसूरत। संजय किसी सोच में पड़ गया। वो वहां से जा ही रहा था कि किसी चीज को देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। वो वहां पर अर्पिता की छानबीन करने के लिए रुका हुआ था। वो श्योर नहीं था, या तो उसका बैकग्राउंड या उसकी अनन्या के लिए इतनी फिक्र। लेकिन अब जैसा कि उसने करीब से देखा, बुने हुए बड़े और छोटे के रिश्ते को देखकर उसे मानो भ्रम होने लगा। ये ऐसा था मानो वो जरूरी हो। अर्पिता को गहरी नींद आई थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास के हर रोज से अलग कमरे को देखा, वो पल भर में बिस्तर से उठ बैठी। अनन्या, अर्पिता को कुछ याद आने लगा था और जल्दबाजी में वो उसके पीछे आ गई। उसके बगल में एक मुलायम और छोटी छवि थी, टेढ़े मेढ़े नींद में तकिए के सहारे सोई हुई। उसका बुखार का कम होते ही उसके नाजुक छोटे चेहरे में अपना नेचुरल फेयर कलर वापस पा लिया था। अर्पिता आखिरकार सुकून की सांस ले सकती थी। तभी उसने महसूस किया कि उसके शरीर से कुछ फिसल गया है। उसने अपना सर नीचे कर लिया। ये एक ब्लैंकेट था। जब तक वो पूरी तरह से अपनी सोच से होश में नहीं आ गई, वो कुछ सेकंड के लिए उस ब्लैंकेट को घूरती रही। अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि वो संजय के कमरे में बिस्तर में सो रही है, तो वो लगभग सदमे से उठी। फिर उसने हिचकिचा के कमरे की दूसरी ओर देखा। आखिर में उसके छोटे और कमजोर दिल ने उसके हलक से बाहर ना निकलना चाहा, क्योंकि बिस्तर की दूसरी ओर संजय था ही नहीं। लगभग तुरंत अनगिनत सवाल उसके दिमाग में भर गए। वो श्योर थी कि वो सोफे पर ही सोई थी, तो वो बेड पर कैसे आ गई? और संजय कहाँ था? क्या वो लोग सच में रात को एक साथ सोए थे? क्या तुम सच में गधी हो? तुम एक बच्चे जैसी सो गई थी। अर्पिता ने अपने बाल खींचे, जो पहले से ही गड़बड़ लग रहे थे, और खुद को परेशान करते हुए चुपचाप कोसने लगी। उसने संजय के साथ सिर्फ एक रात बिताई थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। यहाँ जहाँ अर्पिता का दिमाग पूरी तरीके से कंफ्यूजन में था, वहीं सेकंड फ्लोर पर स्टडी रूम में साक्षी स्टडी टेबल के सामने खड़ी हुई थी, जिसका चेहरा भयंकर रूप से पीला पड़ चुका था। उसे नौकर ने ऑर्डर किया था कि सुबह होते ही वो सबसे पहले स्टडी रूम में जाए। संजय को देखने के ख्याल से ही वो काफी एक्साइटेड थी। वो इस मौके का पूरा इस्तेमाल करके संजय को इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि स्टडी टेबल के दूसरी ओर बैठा हुआ इंसान उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, जबकि वो वहाँ काफी देर से खड़ी थी।
साक्षी के पैर पूरी सुबह से खड़े होने की वजह से सुन्न हो गए थे। वो बिना संजय के कुछ कहे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने इंतजार करना ही ठीक समझा। वो अपने मन में लालची विचार लिए सिर्फ उस इंसान की ओर देख सकती थी जिसका एक रॉयल चार्म था। अगर उस इंसान की ओर कोई एक नजर देख ले तो कभी अपनी नजरें उससे न हटा पाए। साक्षी का संजय के लिए प्यार उसकी हर नजर के साथ बढ़ता जा रहा था। उसके मन में संजय के साथ शादी कर मित्तल फैमिली की सबसे छोटी बहू बनकर और तो और दिल्ली शहर की सबसे पॉपुलर औरत बनकर आराम से राज करने के ख्याल आने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका संजय के लिए प्यार कभी कम नहीं होता। बस देर थी तो संजय की उसकी ओर एक नजर देखने की। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद उसने देखा कि संजय ने फाइनली अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट स्टडी टेबल पर रख दिए हैं। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसकी आंखें गहराइयों में छुपी हुई थी और उसके चेहरे पर बर्फ सा ठंडा एक्सप्रेशन था। उसने साक्षी की ओर देखा, पर ऐसा लग रहा था मानो उसने साक्षी की ओर देखा ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षी उसके लिए मायने रखती ही नहीं है। एक हलचल के साथ उसने एक डॉक्यूमेंट को स्टडी टेबल पर फेंका। इससे पहले कि साक्षी देख पाती कि उस डॉक्यूमेंट में क्या है, संजय ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर संजय, मेरा नाम साक्षी मेहरा है। अपनी बातों में मग्न होकर साक्षी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए गर्व के साथ कहने लगी, साक्षी मतलब गवाह देने वाला, जो हमेशा सच का साथ दे। तुमने ही अनन्या के मेडिसिन बॉक्स को गीला किया था ना? इससे पहले कि साक्षी अपनी बात खत्म कर पाती, संजय ने उसे रोकते हुए पूछा। कुछ देर पहले जो उसका चेहरा संजय से अकेले मिलने के एक्साइटमेंट में फूले नहीं समा रहा था, अब उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। हालांकि दोषी होते हुए भी उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांधी और अपने चेहरे पर शांत सा एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करने लगी। मिस्टर संजय, आप ही किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या अर्पिता वो नहीं थी जिसने अनन्या की मेडिसिन बॉक्स को गीला किया था? इसी वजह से तो आपने उसे नौकरी से निकाल दिया था। पैनिक मत होना। जब अनन्या के मेडिसिन बॉक्स पर पानी डाला गया था तब उस कमरे में सिर्फ अर्पिता और साक्षी ही मौजूद थे। जब तक साक्षी अपनी गलती मानने से इनकार कर रही थी तब तक अर्पिता के पास उस गलती को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसी ख्याल के साथ साक्षी के चेहरे से गिल्ट का वो आखिरी निशान भी गायब हो गया। उसने अपना सिर उठाया। जैसे ही वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, उसकी नजरें संजय की रहस्यमयी नजरों से जा मिली। ऐसा लग रहा था मानो वो साक्षी की झूठी सरलता का मजाक उड़ा रहा हो। धड़ाक! संजय ने स्टडी टेबल पर से वो डॉक्यूमेंट उठाए और उसे साक्षी की तरफ फेंक दिया। मेरे सवाल का जवाब देने से पहले तुम अच्छी तरह सोच लेना। साक्षी संजय की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। शॉक में होते हुए साक्षी कुछ देर तक डॉक्यूमेंट को देखती रही और कुछ देर बाद उसने उन डॉक्यूमेंट को जमीन से उठाया। उन डॉक्यूमेंट की ओर एक नजर देखते ही साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपने हाथों में रखे डॉक्यूमेंट को घूरने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तो फिर ये ऐसा क्यों है? साक्षी ने सोचा था कि अनन्या के कमरे में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं होगा। किसी को ये पता नहीं चल पाता कि अनन्या के मेडिसिन बॉक्स को साक्षी ने ही गीला किया था। लेकिन साक्षी ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि संजय अपने जासूसों को अनन्या का कमरा चेक करने के लिए भेजेगा। जिस कप के पानी से साक्षी ने अनन्या के मेडिसिन बॉक्स को गीला किया था, संजय ने उसे जांच पड़ताल के लिए भेजा था और उस पर किसी और के नहीं बल्कि साक्षी के फिंगरप्रिंट पाए गए थे। किसी नौकर ने उस कप को लाकर अनन्या के कमरे में रखा था, लेकिन उस पर आखिरी फिंगरप्रिंट साक्षी के ही थे। अर्पिता ने तो उस कप को छुआ भी नहीं था। मिस्टर संजय, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनिए। साक्षी ने अपने हाथ में रखे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी टेबल पर रखा और संजय को समझाने के लिए आगे बढ़ी। मुझे उस समय बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने लिटिल प्रिंसेस के रूम में रखे कप से पानी पी लिया। इसी वजह से मेरे फिंगरप्रिंट उस कप पर आ गए।
लेकिन मेरे पानी पीने के पहले ही अर्पिता ने अनन्या के मेडिसिन बॉक्स को गीला कर दिया था। बस बहुत हुआ। संजय की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। संजय का इतना बोलना ही साक्षी को उसकी गलती मानने के लिए काफी था। वो संजय की ओर आगे बढ़ने लगी। उसका चेहरा काफी पैनिक नजर आ रहा था। मिस्टर, रखूंगी, मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन मुझे प्लीज एक चांस दीजिए। मैं अनन्या का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वैसे भी अर्पिता के मुकाबले में ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। क्या आप इस बात को भूल गए मिस्टर संजय? अर्पिता को तो नर्सिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो लिटिल प्रिंसेस का कभी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। चालाक दिमाग। साक्षी संजय की हथेलियों को पकड़ने की कोशिश करते हुए रोती हुई आवाज में बोलने लगी। वो मित्तल हाउस में काफी मुश्किलों को पार करके आई थी। वो उसे इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगर तुम्हारे अंदर अनन्या का ख्याल रखने की काबिलियत होती तो तुम कभी उसकी चोटों को नजरअंदाज करते हुए उसके मेडिसिन बॉक्स को गीला नहीं करती। संजय ने उसे धकेलते हुए कहा। वो उसकी हथेलियों को ऐसे देखने लगा जैसे किसी ने उसकी हथेलियों को छूकर गंदा कर दिया हो। उसने अपनी आंखों को कुछ देर के लिए बंद किया। उसके चेहरे पर काफी डेंजरस लुक नजर आ रहा था। उसे क्या लगता है, अगर उसकी वजह से अनन्या को कुछ भी हो जाता तो क्या वो अब तक इस घर में खड़ी होती? मिस्टर संजय, मुझे इस हद तक जाने के लिए भी अर्पिता ने ही उकसाया था। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए। साक्षी ने अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछा और संजय की ओर आगे बढ़ने लगी। उसकी सारी दांव अभी जुए में लगे हुए थे। मिस्टर संजय, जब तक आप मुझे यहाँ रहने देंगे मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। अगर साक्षी को मित्तल फैमिली इस घिनौने हरकत की वजह से नौकरी से निकाल देती तो उसे फ्यूचर में कोई कभी भी काम नहीं देता। उसका करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उसने दिल्ली शहर के सबसे रिस्पेक्टेड इंसान मिस्टर संजय मित्तल को भी नाराज कर दिया था। इस ख्याल के मन में आते ही साक्षी डर के मारे कांपने लगी। साक्षी ने धीमे से अपनी पलकें झपकाई। उसकी आंखों से आती किरणें इतनी तेज थी कि उसे देखकर कोई भी डर जाता। कुछ देर बाद वो बोलने लगा, तुम्हारे पास एक लास्ट चांस है। ये सुनकर साक्षी खुशी के मारे झूम उठी। थैंक यू सो मच मिस्टर संजय। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अनन्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। संजय अपनी सीट से उठने लगा। साक्षी की ये बात उसे किसी जोक से कम नहीं लग रही थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब होने के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटे का ख्याल रखने दूंगा? साक्षी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई थी। वो संजय की बात को समझ नहीं पा रही थी। मैं तुम्हें मित्तल हाउस में रहने की परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन ये बात अपने मन में गांठ बांध लो। आज से तुम अनन्या के नजदीक भी नहीं जा सकती हो और ना ही अनन्या से रिलेटेड किसी भी चीज में दखल अंदाजी कर सकती हो। डू यू अंडरस्टैंड? संजय अपनी गहरी छोटी आंखों से शब्द दर शब्द साक्षी को समझाने लगा। उसकी आवाज का लेवल उसे अपनी बात समझाने के लिए काफी था। यस, साक्षी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा। वो इस कंफ्यूजन में संजय से कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर मेरी जॉब क्या है? मित्तल फैमिली कभी भी साक्षी जैसे इंसान को नौकरी के लिए नहीं रखेगी। अगर उसे अपना काम ठीक से करना आता ही नहीं तो फिर संजय उसे क्यों नौकरी पर रखना चाहता है? नौकर तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या करना है। संजय ने अपनी आंखें बंद करते हुए उसे इशारे से कहा कि अब वो जा सकती है। साक्षी संजय की बात सुनकर काफी कंफ्यूज थी। वो उससे बहुत से सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन संजय को देखकर वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसके जाने के बाद ही स्टडी रूम में संजय का असिस्टेंट आया। बॉस, जब आपको साक्षी की सच्चाई पता चल चुकी है तो आप फिर भी उसे यहाँ क्यों रहने दे रहे हैं? असिस्टेंट ने कंफ्यूजन और चिंता में होकर संजय से पूछा। संजय मुड़कर अपनी चेयर पर बैठा और अपने हाथ में पेन लिए टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट की ओर बढ़ने लगा। वो अपने होठों को ऊपर की ओर उठाने लगा। क्या वो सच में हंस रहा था? सिर्फ साक्षी अकेली नहीं है जिसका इसके घर में कोई इशू हो। असिस्टेंट संजय की बात सुनकर दंग रह गया। संजय उन दोनों को नौकरी पर रखकर ये देखना चाह रहा था कि कौन सबसे पहले अपना आपा खो देगा और खुद को एक्सपोज करेगा। और कुछ? संजय ने असिस्टेंट से पूछा। असिस्टेंट ने अपने ख्यालों से बाहर आते ही जल्दी से संजय की
ओर रिस्पॉन्ड किया। मिस्टर संजय, अर्पिता जाग चुकी है। वो मास्टर बेडरूम में अकेली है और उसकी हरकतें काफी अजीब हैं। उसके असिस्टेंट की ओर देखते हुए उसे समझाना संजय को काफी मुश्किल लग रहा था। संजय अपनी चेयर से उठा और दूसरे फ्लोर के मास्टर बेडरूम की ओर बढ़ने लगा। वो रूम के एंट्रेंस तक पहुंच ही चुका था कि उसे अंदर से कुछ खुसफुसाने की आवाज सुनाई आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई उसके दरवाजे के पास खड़े होकर खुद से ही बात कर रहा है। संजय के लिए जानना आसान था कि वो आवाज अर्पिता की थी। वो रूम के अंदर जाने लगा। मैं बाहर जाऊं या बाहर नहीं जाऊं, मैं क्या करूंगी जब वो मेरे सामने आएगा? अर्पिता, ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो जब से नींद से सोकर उठी थी तब से इसी तरह परेशान हुई जा रही थी। अजीब तरह से संजय के दिमाग में दरवाजे के पास घूमती हुई एक खूबसूरत छवि दिखती है जो बाहर आना चाहती है, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रही। संजय के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आने लगी थी। उसके पीछे खड़ा असिस्टेंट ये नजारा देखकर शॉक हो चुका था। उसने पहले कभी अपने बॉस को ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उसके बॉस ने सच में स्माइल की, और तो और वो एक दरवाजे को देखकर स्माइल कर रहे थे। ओ माय गॉड, मुझे तो बस लगता था कि अर्पिता को ही अजीब हरकतें करने की बीमारी है, पर यहाँ तो मेरे बॉस ही। रूम के अंदर अर्पिता खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही थी। मित्तल हाउस को छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था। पहली बात तो उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत थी, और अगर उसे जरूरत नहीं भी होती फिर भी वो अनन्या को इस तरह इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी। जब तक अनन्या पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक वो मित्तल हाउस छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन अगर वो वहाँ रहती तो उसका सामना उस सड़ू संजय से तो जरूर होता। और पिछली रात वो बिना किसी वजह से उसके बेड पर कैसे सो सकती है? अर्पिता ये सब सोचकर पागल हुए जा रही थी और उसके मन में यही ख्याल बार बार आए जा रहे थे। अपने दांतों को चबाते हुए वो कहने लगी, अब मैं इस बारे में और नहीं सोचूंगी। हम मिलते हैं तो मिलते हैं। वैसे भी मैं यंग, प्रिटी और खूबसूरत हूँ। अगर हमारे बीच कुछ हुआ भी है तो इट्स माय लॉस। जब वो खुद को अच्छी तरीके से समझा चुकी थी, उसके एकदम कदम आगे लेते हुए उस मास्टर बेडरूम के बड़े से दरवाजे को खोला। 2 कदम आगे लेने के बाद ही वो एक मस्कुलर इंसान से जा टकराई। उसे चक्कर आने लगे। तभी उसने देखा कि उस इंसान का हाथ उसकी कमर पर जा रहा था, उसे गिरने से बचाने के लिए। थैंक यू, अपने माथे पर हाथ रखते हुए वो कहने लगी। अगले ही पल जब उसने उस इंसान की तरफ देखा तो वो दंग रह गई। उसने रूम के दरवाजे की ओर देखा और फिर संजय की ओर, जो कि भगवान जाने वहां कितनी देर से खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। क्या उसने अर्पिता की कही हर बात सुन ली? इससे पहले कि अर्पिता खुद को संभाल पाती, उसकी गहरी नजरें उसे ऊपर से नीचे की ओर देखने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो उसे चेकआउट कर रहा हो। यंग, प्रिटी और खूबसूरत। अर्पिता का चेहरा लाल पड़ चुका था। अर्पिता घबराहट के मारे कुछ भी कह नहीं पा रही थी। इससे पहले कि वो प्रिटेंड कर पाती कि पिछली रात कुछ नहीं हुआ है और वहां से निकल पाती, संजय ने उससे अपनी नजरें हटा ली। अनन्या को जगा दो, उसके खाने का समय हो चुका है, संजय ने कहा। यह सुनकर अर्पिता ने राहत की सांस ली। वो पीछे मुड़कर संजय की ओर देखने लगी। किसने सोचा था कि सड़ू इंसान के पास एक अंडरस्टैंडिंग दिल होगा? बाय द वे, एक धीमी आवाज पीछे से आई। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसका लॉस हुआ है तो मैं उसके साथ फिर से सोने के लिए माइंड नहीं करूंगा। उसका फिर से सोने से क्या मतलब था? उसे लगने लगा कि जो वो सोच रही थी कि संजय अंडरस्टैंडिंग है, जरूर उसका दिमाग खराब हो चुका है। गुस्से में अर्पिता का चेहरा लाल हो गया। वो रूम में मुड़ी और जोर से दरवाजे को लगा दिया। संजय भी अपने पैंट के जेब में हाथ डालकर चले गए। वो अर्पिता के बारे में सोच सोचकर उसके ख्यालों में और भी ज्यादा खोने लगा। उसने सोचा था कि वो अर्पिता को बता देगा कि कल रात वो अपने बेडरूम में नहीं सोया था, लेकिन अब उसने उस आइडिया को छोड़ दिया। मित्तल हाउस के डाइनिंग हॉल में जब अर्पिता अनन्या को अपनी गोद में लिए डाइनिंग हॉल में आ रही थी, संजय पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था।
कुछ देर पहले हुई बातों को याद करके अर्पिता को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने संजय को इग्नोर करते हुए अनन्या को अपनी गोद से उतारा और डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। अनन्या अभी कुछ देर पहले ही जागी थी और अभी भी नींद में ही लग रही थी। वो अभी भी अर्पिता को कसकर पकड़ी हुई थी, लेकिन आधी नींद में होने के बावजूद भी टेस्टी खाने को देखने के बाद उसकी आंखें चमक उठी। अनन्या, तुम्हें भूख लगी है? अर्पिता ने उसके चबी गालों को खींचते हुए पूछा। अर्पिता अनन्या की प्लेट में खाना परोसने लगी। हम साथ में खाएंगे प्यारी दीदी। अनन्या ने खाना खाने के लिए चम्मच उठाई और अर्पिता को खिलाने लगी। अर्पिता ये देखकर सरप्राइज थी, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। अर्पिता अनन्या की बात को मना करने वाली थी। एक शांत आवाज के साथ किसी ने नौकर से कहा, नौकर, क्या तुमने सुना नहीं? लिटिल प्रिंसेस ने क्या कहा? मित्तल फैमिली दिल्ली शहर की सबसे पॉपुलर फैमिली थी। उनके घर में रूल्स का होना नॉर्मल था, जो कि उनके लाइफस्टाइल को दर्शाता था। अनन्या छोटी थी, इसलिए नौकर में उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। इसके अलावा ये रूल्स के अंदर भी नहीं आता था। मित्तल फैमिली ने कभी भी किसी सर्वेंट को अपने साथ परमिशन नहीं दी थी। भले ही अर्पिता सर्वेंट नहीं थी, लेकिन थी तो वो बस एक नर्स ही। नौकर को लगा नहीं था कि संजय इस बात को देखकर सीरियस हो जाएगा। वो अपने शौक से बाहर आया और प्लेट लेने के लिए अंदर गया। उसने पर्सनली अर्पिता की प्लेट बनाई। जब अर्पिता ने अपने सामने परोसी हुई प्लेट को देखा, उसने तुरंत ही अपनी नजरें संजय की ओर कर लीं। वो शांति से डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। उसका हैंडसम चेहरा सूरज से आती हुई किरणों के साथ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अर्पिता को नोटिस कर लिया था और उसे इस तरह देखकर अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। जब नौकर अर्पिता की प्लेट लेकर आया, अनन्या ने अर्पिता के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, बैठ जाओ प्यारी दीदी, देखो कितना सारा यम्मी खाना है। उसकी छोटी आंखें सितारों की तरह चमक उठी। वो उम्मीदों से भरी हुई थी। अर्पिता पहले हिचकिचा रही थी, आखिर में थी तो वो एक नर्स और उसके पास कोई हक नहीं था कि वो मित्तल हाउस में बैठकर अनन्या के साथ खाना खाए। लेकिन जैसे ही उसने अनन्या की ओर देखा, उसके मन के सारे डाउट गायब हो गए और वो उसके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। अपने सामने रखी प्लेट से वो अनन्या के लिए खाना निकालने लगी। जैसे ही वो अनन्या को कहने वाली थी कि पेट भर कर खाओ, वो छोटी बच्ची अपना सिर उठाकर स्माइल करते हुए कहने लगी, प्यारी दीदी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, वो खाना भी सिर्फ मेरे लिए ही निकालती है, डैडी के लिए नहीं। अर्पिता अनन्या की बातें सुनकर दंग रह गई और वो संजय की ओर देखने लगी। उसके दोनों हाथ सलामत हैं, तो वो क्यों उसके लिए खाना निकाले? इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अनन्या ने संजय के पास रखी प्लेट को अर्पिता के सामने रख दिया। प्यारी दीदी, डैडी को भी खाना चाहिए। अर्पिता सोच में डूब गई, दूं या ना दूं। भले ही अभी तक अर्पिता ने अपनी चम्मच को झूठा नहीं किया था, किसे पता था कि संजय को किसी और का उसके लिए खाना चुनना पसंद नहीं था। जाने दो, अगर उसे फिक्र होगी तो उसने अपनी प्लेट में रखा खाना छोड़ देगा। अर्पिता ने अपने आप को समझाया और संजय की प्लेट में खाना रख दिया, जो उसने अनन्या की प्लेट में रखा था। जैसे ही अर्पिता अपना खाना खाने के लिए आगे बढ़ी, एक छोटा सा हाथ आगे बढ़ा और उसने अर्पिता की प्लेट को संजय के सामने रख दिया। डैडी, आपने तो प्यारी दीदी के लिए खाना चुना ही नहीं। हक्की बक्की रह चुकी अर्पिता कहने ही वाली थी, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन संजय ने उससे पहले ही अर्पिता की प्लेट में खाना परोस दिया था। ये कैसी सिचुएशन थी? उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो किसी मॉल में आ गई है और वहाँ क्लियरेंस सेल चल रही हो? लेकिन क्लियरेंस सेल में जो मिल रहा था वो दिल्ली शहर का सबसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर था, संजय मित्तल। ये किसी सपने से कम नहीं था। अर्पिता अपने सामने खड़ी दादी माँ को बस घूरे जा रही थी। उसमें उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। दादी माँ, अर्पिता सिर्फ अनन्या का ख्याल रखती है, आप उसे इस तरह डरा देंगी। संजय काफी शांति से दादी माँ को समझाने लगा, जैसे कि ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। संजय काफी छोटा था,
जब उसके माता पिता गुजर गए। उनके गुजरने के बाद संजय को उसकी दादी माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए दादी माँ उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थी। वो थी तो 70 बरस की, लेकिन बिहेव बिल्कुल बच्चों की तरह करती थी। स्पेशली संजय की शादी को लेकर वो काफी चिंता में रहती थी और ऐसी हरकतें कर देती थी जिससे संजय को अक्सर सर दर्द होने लगता था। तो तुम्हारा नाम अर्पिता है। दादी माँ ने अर्पिता का हाथ पकड़ा। उन्हें अर्पिता काफी सुशील और सुंदर दिखाई दे रही थी। वो बार बार अर्पिता को देखकर स्माइल किए जा रही थी। बेटा, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अर्पिता के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। दादी माँ, अनन्या को भूख लगी होगी, क्या आप चाहती हैं कि हम दोनों भूखे रहें? संजय ने पूछा। उसने घबराई हुई अर्पिता को देखकर दादी माँ का ध्यान भटकाने के लिए ये कहा। अर्पिता के लिए ये काफी रेयर बात थी। संजय की बात खत्म होने पर दादी माँ की नजरें अर्पिता से हटीं। वो संजय की ओर देखने लगी। तुम हमेशा मुझे ऐसे ही चुप करवा देते हो। अगर पहले ही तुम खुद के लिए कोई पार्टनर देख लेते तो अभी मुझे इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता। जितना दादी माँ संजय की शादी को लेकर बात करती, उतना ही वो परेशान सुनाई देती। देखो, 2 साल हो गए हैं अनन्या की माँ को। दादी माँ, संजय दादी माँ को कहने लगा। ऐसा लग रहा था मानो दादी माँ ने अभी अभी जिस इंसान का नाम लिया उसके बारे में बात करना भी उस घर में मना था। दादी माँ कंफ्यूज्ड अनन्या की ओर देखने लगी। जब उन्हें समझ आया कि वो बातों बातों में कुछ ज्यादा ही कह गई, उन्होंने तुरंत ही बात को पलट दिया। चलो पहले खाना खाते हैं, ये सब बाद में देखा जाएगा। अर्पिता पहली बार संजय और अनन्या के अलावा मित्तल परिवार के किसी और मेंबर को मिल रही थी। उसने पहली बार अनन्या की माँ के बारे में भी सुना। वो औरत जो कभी थी ही नहीं। जब अपने ख्यालों से बाहर आई, उसने देखा कि सीन तो कुछ अलग ही है। उसके अलावा डाइनिंग हॉल में सब बैठे हुए थे, और तो और डाइनिंग टेबल पर अब कोई बड़ा भी बैठा हुआ था। वो उस घर की मालकिन थी। क्या दादी माँ मित्तल परिवार के रूल्स को लेकर स्ट्रिक्ट होंगी? क्या वो अर्पिता को उनके साथ खाना खाने की परमिशन देंगी? अर्पिता, तुम अभी तक वहाँ खड़ी क्यों हो? आओ जल्दी बैठो। अर्पिता को हिचकिचाते देख दादी माँ ने उसे अपनी ओर खींचा और उसे बैठने को कहा। इससे पहले कि अर्पिता कुछ रिएक्ट कर पाती, दादी माँ ने अर्पिता को प्लेट परोस कर दे दी। वो उसे किसी बड़े की तरह प्यार कर रही थी। पेट भर के अच्छे से खाओ, और ये आजकल के बच्चों के जैसे डाइटिंग शाइटिंग वाला चक्कर इधर नहीं चलेगा। थैंक यू दादी माँ। अर्पिता को दादी माँ की केयर के साथ उनका अपनापन भी दिखाई देने लगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से खाना खाओ, हम शादी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। दादी माँ ने हंसते हुए अर्पिता को कहा। दादी माँ की बात सुनते ही अर्पिता की मुंह का खाना गले में ही अटक गया। पास रखे पानी का ग्लास जल्दी जल्दी पानी पीते वो अपने पास बैठी दादी माँ को दंग रहकर देखने लगी। क्या यही एंड हो सकता है? संजय ने तो उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। नहीं नहीं, उसे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आखिर है तो वो एक बूढ़ी औरत ही। खाओ खाओ। अर्पिता ने अपना सिर नीचे झुकाया और जल्दी जल्दी अपनी प्लेट में रखा खाना खाने लगी। अभी कुछ देर पहले हुई बात को किसी भी तरह भूलना चाहती थी। उसने नोटिस ही नहीं किया कि दूर बैठा संजय उसकी ओर कब से देख रहा है। क्या वो उससे शादी करने से डर रही थी?